हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। देखिए, बहुत से बच्चों की बहुत दिन से डिमांड थी, सर कुछ ऐसा लाया जाए जिससे मेरा प्रीलिम्स का रास्ता थोड़ा आसान हो सके। क्योंकि आप बार-बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो, बार-बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बार-बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बट क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। टॉपिक भी पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट, बट तब भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। वही सब सोच करके आपके लिए ये सीरीज लाई गई है, जिसमें क्या होगा, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। सब्जेक्ट उठाएँगे, फिर उसके टॉपिक्स उठाएँगे, टॉपिक्स को हम तोड़ते हुए क्वेश्चन में करते हुए चले जाएँगे। ठीक है? तो अभी जो आपका पहला टॉपिक चल रहा है, ये प्राचीन भारत चालू होगा। ये पहला डे 1 की क्लास है। इसकी जो टाइमिंग होगी 8:30 बजे रात में ये क्लासेस आपकी होंगी। तो आप बस बेधड़क होके 8:30 बजे आइए, आराम से क्वेश्चन को टैकल करते चलिए। धीमे-धीमे आपका कहीं नहीं कहीं सारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाएँगे और आपके पास एक क्वेश्चन का भंडार भी हो जाएगा, समझ भी विकसित होगी। ठीक है ना? तो बस आपको 8:30 बजे आ जाना है यूट्यूब पर। ठीक है? उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है। सर के द्वारा फ्री मेंस बैच लाया गया है, जिसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और एसए ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जिनको भी मेंस में हल्का-फुल्का भी डाउट है, लगता है कि मेंस एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का लिंक है, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो। क्योंकि देखिए, बिना मेंस के कहीं नहीं कहीं प्रीलिम्स का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। तो एक बार मेंस ज़रूर पढ़ें। इसकी बहुत मिनिमम फ़ी है, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं है, बिल्कुल मिनिमम फ़ी में अभी इसमें इंडियन सोसाइटी चालू किया गया है। आप जल्द से जल्द चालू होकर बैच को ज्वाइन करें। दूसरी आवश्यक सूचना ये है, पीएसआईआर जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर है, वो भी सर के साथ जुड़ करके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का सही नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो 4 वर्डिंग दी गई है, 4 वर्ड में से ऐसा एक वर्ड है जो इनसे भारतीय समाज से मैच नहीं खा रहा। ठीक है ना? तो पहला क्या लिखा है, कुल। दूसरा क्या लिखा है, कोष। तीसरा लिखा है गोत्र। चौथा लिखा है वंश। अब इसको आप छांटने का प्रयास करिए। देखिए, कुल, गोत्र और वंश ये तीनों कहीं नहीं कहीं परिवार से, कहीं नहीं कहीं हमारे धर्म से रिलेटिव है। बट कोश शब्द जो है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। कोश शब्द जैसे भंडार वंडार है, या कहीं कोश की बात की जा रही है, भंडार की बात की जा रही है, जैसे कहीं कुछ इकट्ठा करके रखा गया हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय समाज में कुल, गोत्र और वंश सभी परिवार और रक्त संबंध से संबंधित है, जबकि कोष खजाना या भंडार से संबंधित शब्द है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या था, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। द वर्ड ऑफ हिंदू was first used in the context of the people of हिंद। चलिए बताइए, पहला है यूनानी, दूसरा है रोमनवासी, चौथा है चीनी और पांचवा है, चौथा है, तीसरा है चीनी, चौथा है अरबो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो अरबी लोग थे ना, जो अरब से आए हुए थे ना, वो सिंधु नदी को का जो सा शब्द था, वो सा नहीं बोल पाते थे, उसको क्या बोलते थे, हा। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले सिंधु नदी को ही हिंदू बोला। इसी कारण से क्या था, सबसे पहली बार हिंदू नाम कौन यूज किया, अरब लोगों ने यूज किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे क्या है, देखिए, हिंद की जनता के लिए हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अरबों ने किया था। ठीक है, वे सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। अभी आपको बताया ना मैंने, सिंधु का सा वो नहीं पढ़ पाते थे, इसको वो हा पढ़ते थे, इसीलिए वो हिंदू पढ़ते थे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ब्रह्मवादिनी के बारे में पूछा है, इसका मतलब वेद में उसने मंत्रों का रचना की है, मतलब मंत्रों को लिखा है। ठीक है ना, उसके बारे में पूछा है। पहला है लोपामुद्रा, दूसरा है गर्गी, तीसरा है लीलावती, चौथा है सावित्री। तो जल्दी से बताइए। देखिए, इसका आंसर जो होगा ना, वो लोपामुद्रा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इसमें गर्गी शब्द है ना, गर्गी शब्द को वेद का अच्छा खासा नॉलेज था।
उपनिषद का अच्छा खासा नॉलेज था, बट उन्होंने वेद मंत्रों की रचना नहीं की थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। लीलावती के बारे में आप बहुत चर्चित होंगे। वो क्या थी? वो मैथमेटिक्स थी, मैथमेटिक्स की विद्वान थी। सावित्री के बारे में आप अच्छे से जानते हो। सावित्री शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है हमें? गायत्री मंत्र में मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, गायत्री मंत्र किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। गायत्री मंत्र में कितने ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ठीक है। कितनी सूक्तियां हैं? तो 1028 सूक्तियां हैं। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा है, गर्गी। गर्गी एक विदुषी महिला थी जिन्होंने वेद और उपनिषद का गहन ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उन्हें वेद मंत्र की रचना नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन गलत था। लीलावती मैंने बता दिया, गणतज्ञ थी। सावित्री मंत्र कहीं नहीं कहीं गायत्री मंत्र से जोड़ा जाता है, लेकिन इन्होंने वेद मंत्र की रचना नहीं की थी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कहीं नहीं कहीं आप इसे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बट जब मैच करने को आता है ना तो थोड़ा सा दिमाग क्लिक नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? विक्रम संवत। विक्रम संवत किससे रिलेटिव है? जल्दी से दिमाग में बताइए। विक्रम संवत विक्रमादित्य के जो राजा थे उनसे कहीं ना कहीं रिलेटिव है। शक संवत क्या है? शक संवत कनिष्ठ के शासन काल से संबंधित है। गुप्त वंश तो आप जानते हो, गुप्त संवत गुप्त वंश से है। ठीक है ना। तो आप चलिए जल्दी जल्दी इसको मैच कराते हैं। देखिए विक्रम संवत जो है, आप याद रखिएगा विक्रम संवत क्या है, ये 58 टू 57 माना जाता है, कहीं कहीं 58 कहीं कहीं 57। तो ये वाला अपने चौथे पे आ गया। जब ये चौथे पे आ गया तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये दो कट हो गए। ठीक है। दूसरा कह रहा है शक संवत। शक संवत 78 है। शक संवत क्या है? 78 है। और गुप्त वंश क्या है? 320। ठीक है 320, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ठीक है ना। ऐसे ही मैच किया करिए, जब दो आपको मैच मिल जाए ना तो ऑप्शन को कट कर लिया करिए, तो उससे डिटेल आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखने में छोटा है बट कठिन है। चलिए पहला क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा है कुषाण, तीसरा है मुगल, चौथा है मराठा। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? चित्र, बहुत अजीब है, चित्र भूषण मृतदंड। और कुषाण क्या है? गंधार कला शैली। मुगल क्या है? अजंता चित्रकला। मराठा क्या है? पहाड़ी चित्रकला। चलिए आंसर बताइए इसका सही क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा कुषाण गंधार कला शैली। गंधार कला शैली आप कहीं नहीं कहीं बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे। गंधार कला शैली में ही सबसे पहली बार बुद्ध की प्रतिमा पाई गई थी। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कहीं नहीं कहीं आप इसमें डिटेल दी गई है। जैसे चित्रभित्र मित्रदंड क्या था? ये उत्तर वैदिक काल में पाया गया। ठीक है ना। इसकी डिटेल उत्तर वैदिक काल में पाई गई। और पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में विकसित हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बताया ना था अभी, कुषाण काल में गंधार शैली पाई गई, इसी में बौद्ध की सबसे पहली बार क्या पाई गई थी? प्रतिमा। ठीक है आगे चलते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालाक्रम है? चलिए बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको एक इसमें ट्रिक भी मैं बता दूंगा जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। तो पहला है यूनानी शक कुषाण, दूसरा है यूनानी कुषाण शक, चौथा है शक यूनानी कुषाण, चौथा है शक कुषाण यूनानी। इसका एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, GSK। तो जी से आपका हो जाएगा ग्रीक, एस से हो जाएगा शक और के से हो जाएगा कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाहे इंग्लिश में याद रखिएगा चाहे हिंदी में, क्योंकि वहां ऑप्शन दोनों में आता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यूनानी क्या है, थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने दिया है। यूनानी क्या थे? इस सिकंदर महान के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। शक क्या थे? शक ने पहली बार शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कुषाण ने पहली बार शताब्दी वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही सिक्वल यूनानी शक और कुषाण हो जाएगा। इसके लिए आप डिटेल में ना, आपको इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से भी आप डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं नहीं कहीं इसको आप एक दो बार पढ़े होंगे। क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है?
देखिए इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी मतलब ये है जो सबसे ज़्यादा बार पुराणों में या वेदों में लिखी गई मिली है। ठीक है ना? इससे पवित्रता से मत लीजिएगा कि कौन-सी है, जैसे इस समय तो सबसे पवित्र गंगा नदी मानी जाती है। ठीक है ना? तो उस हिसाब से उसको मत लेके चलिएगा, पुरानी वैदिक साहित्य में लेके चलिएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सही होगा ए सिंधु नदी। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी मतलब सबसे ज़्यादा लिखित तौर पे नदी का नाम ज़िक्र मिलता है वो सिंधु का मिलता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो आपका सरस्वती नदी का मिलता है। तीसरे नंबर पर गंगा जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि उसकी डिटेल है आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित किया गया है। दूसरा है सरस्वती नदी भी महत्वपूर्ण थी लेकिन सिंधु का उल्लेख अधिक बार हुआ है। अभी आपको बताया ना मैंने, उल्लेख के आधार पर किया गया था। चलिए अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे या कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए पढ़िए क्या है। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। पहला है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बेस ऑफ द फॉलोइंग कोड ए एंड 1 and 2 3 2 और 3 1 2 और 3। चलिए बताइए इसका आंसर। पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ श्रेणी क्या होती है। श्रेणी वो चीज थी जैसे अर्थव्यवस्था से लिया जाता था। श्रेणी को कैसे लिया जाता था? अर्थव्यवस्था के जितने काम होते थे वो श्रेणी वर्ग के समूह के लोग करते थे। श्रेणी कहीं नहीं कहीं राजा के अधिकार में नहीं होता था। मतलब वो राजा, जैसे इसमें लिखा है पहले ना, राजा का प्रमुख होता था, ये बात गलत है। श्रेणी राजा का प्रमुख नहीं होता था, वो स्वतंत्र होता था। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बिल्कुल सही है, श्रेणी वेतन, काम करने के लिए और मानकों को, क्योंकि मैंने अभी बताया ना अर्थव्यवस्था से कहीं नहीं कहीं अधिकारित था। इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 2 और 3। पहला गलत है। जैसे इसके बारे में डिटेल में है। श्रेणी संगठन प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये संगठन अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे और व्यापार और शिल्प को बढ़ावा देते थे। ठीक है। श्रेणी एक स्वामित्व था, मतलब खुद का था, जो अपने सदस्यों द्वारा शासित होता था और राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त था, राजा के नियंत्रण में नहीं होता था। तो इसी कारण से पहला ऑप्शन गलत था। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 9? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक विषय धारकाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। पहला क्या दे रहा है? द्वापर, कृत, त्रेता और कल्कि। कृत, ये कृत, अच्छा हाँ, कृत मतलब सतयुग को ही बोला जाता है। ठीक है ना? कृत, द्वापर, त्रेता और कल्कि। कृत, त्रेता, द्वापर और कल्कि। त्रेता, द्वापर, कल्कि और कृत। चलिए ऑप्शन का आंसर बताइए। आप इसको जानते होंगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले कृत आया मतलब सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और फिर कल्कि आया। तो सतयुग में आप जान के चलिए, सतयुग में जो विष्णु जी के अवतार थे, बेसिक बेसिक चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है। द्वापर में आप जानते ही हो, भगवान कृष्ण के बारे में पता चलता है। त्रेता में राम जी के बारे में पता चलता है। कल्कि में अभी जानकारी नहीं है। माना जाता है कल्कि में भगवान फिर से आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे। ठीक है ना? तो वही दिया है। कृत क्या है? सबसे पहला और सबसे लंबा युग था, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। ये क्या था? सतयुग में भगवान विष्णु के मत्स्य, कुर्म और वराह अवतार के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। त्रेता युग में ये दूसरा युग था, जो कृत्युग मतलब सतयुग से थोड़ा सा छोटा था। मतलब छोटा मतलब इसमें कम टाइम पीरियड था। और जैसे कलयुग में क्या है 100 साल है, ऐसे ही टाइम पीरियड इसमें कम था। द्वापर क्या था? उससे कम था। कल की 100 का साल का माना जाता है, मतलब सबसे कम माना जाता है। तो इसमें भगवान राम थे, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में, इसमें अभी जानकारी नहीं है, आपसे भी बताया ना मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, क्योंकि अभी 10-10 क्वेश्चन करके कर रहे हैं, धीमे धीमे क्वेश्चन की स्पीड भी बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन, पढ़ के आंसर बताइए। क्या कह रहा है? गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा दिमाग घूमता है, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप से है।
इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए था, अभी आप कहोगे सर गुप्त काल में तो संस्कृत यूज की जाती थी, तो इसका आंसर तो संस्कृत हो जाना चाहिए। बट याद रखिएगा, गुप्त काल में क्या था, स्त्री और शूद्र को जो उच्च कोटि के लोग थे, मतलब जो उच्च कुल में थे, उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, वो इसको संस्कृत में यूज करते थे, इसको संस्कृत में बोलते थे। बट जो निम्न थे, मतलब निम्न शिक्षा नहीं थी उनके पास, निम्न उच्च स्तरीय नहीं थे, वो निम्न क्वालिटी में थे, तो वो इसको क्या करते थे, प्रकृत भाषा में यूज करते थे, मतलब इसको प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। ठीक है, तो इसमें अभी तो उच्च का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, जब इसमें उच्च का कहीं जिक्र नहीं किया जाएगा तो हम ऑप्शन नंबर बी के ही साथ जाएंगे, क्योंकि उच्च क्या है, वो अलग कैटेगरी हो गई। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा उच्च कुल के लोग क्या कहते थे या उच्च शिक्षा वाले लोग क्या कहते थे, तब तक हम संस्कृत के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके साथ ये सेशन ऑफ होता है। आप रोज इस सेशन को करते चलिए, विश्वास मानिए धीमे धीमे कर कर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचेंगे जहां आपको पीवाईक्यू से डर नहीं लगेगा, जहां यूपीएससी के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। आप धीमे धीमे कर कर चीजों को टैकल कर लोगे और अच्छे से मेहनत करोगे। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, अच्छे से मेहनत करिए, कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत आती है दिए हुए नंबर पर बात करिए। बट यूपीएससी को आपको सपना बना के रखना नहीं है, उससे आपको निकालना ही निकालना है, उसके लिए आपको मेहनत जितनी करनी पड़े उतना करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।